एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं क्या कि हम लोग पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट क्या, कोई भी सरफेस रे, प्लेन सरफेस रे, कर्व सरफेस रे, और इसी को हम लोग फाई इक्वल टू क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा के बराबर में, जहां पर थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डीएस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हुआ करता था। अगर हम लोग एरिया वेक्टर का बात करें तो एरिया वेक्टर के केस में हम लोग डायरेक्शन जो हमेशा लेते थे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कैसा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। इतना बात आपको याद होगा। इसके बाद में आपको क्या पढ़ाया था, इसके बाद में आपको पढ़ाया था क्या, गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, फॉर एनी थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल फ्लक्स होता था वो होता था कितना, क्यू इनसाइड सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है का 1/ε0 टाइम्स, यही था क्या, गॉस लॉ। और आपको अगर याद हो तो फ्लक्स और गॉस लॉ को मिला करके मैंने लास्ट दिन बोला था क्या भाई, कि फ्लक्स ही हो रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस के बराबर में, और यही किसके बराबर में है, तो क्यू इनसाइड बाई किसके बराबर में, ε0 के बराबर में। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आज से एप्लीकेशन देखना शुरू करेंगे, और ये एप्लीकेशन किसका होगा, गॉस लॉ का। बात समझ में आ रहा है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। उन टर्म्स को हम लोगों को सीखना है। जैसे देखो कि अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किससे, कूलॉम्स लॉ से। जैसे कूलॉम्स लॉ में आपको मैंने फोर्स निकालना सिखाया था, कूलॉम्स लॉ में मैंने आपको फोर्स निकालना सिखाया था क्या, कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भाई, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा क्या, Q2, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। अगर सेम चार्ज रहे तो रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज रहे तो ये फोर्स कितने का होगा भाई, मैं तुमको बोला था कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना, R²। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पास पढ़ाया था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता था, कि ये जो है क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वहां पर मैं आपको सिखाया था एक टेस्ट चार्ज Q0 पर मान लो कि F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F/Q0, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर वहां से मैं आपको सिखाया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें किसके कारण, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, तो कोई पॉइंट चार्ज है Q, और इससे R डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो हम लोग कितना लिखते थे, 1/4πε0 Q बाई कितना, R²। और ये फॉर्मूला वैलिड था केवल किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक चार्ज क्या हो, पॉइंट चार्ज ही हो। दुनिया में 3 तरह की बॉडीज पॉसिबल हो सकती है। 1 डायमेंशनल बॉडी जिसको आप लीनियर बॉडी कहेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी जिसको आप प्लेन सरफेस कहेंगे, और 3 डायमेंशनल बॉडी जिसको आप सॉलिड बॉडी कहेंगे। इस तीनों बॉडी के आधार पर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि अगर हम लीनियर बॉडी पर चार्ज डालते हैं तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, इस टर्म को क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तुम ध्यान देना कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है नाम से ही क्लियर है क्या, कि अगर चार्ज को किसी लीनियर बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज
इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लीनियर बॉडी। अब ये लीनियर बॉडी क्या क्या हो सकता है? तो लीनियर बॉडी में तुम्हारा क्या हो सकता है? स्ट्रेट वायर हो सकता है ना, वायर हो सकता है, क्या हो सकता है? रॉड हो सकता है। ये सारी चीजें कैसी हो जाती है? लीनियर बॉडी हो जाती है। और ऐसे बॉडी पर जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है क्या? देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके लिए एक टर्म आता है, जिस टर्म को बोला जाता है क्या? जिस टर्म को बोला जाता है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और डेंसिटी का मतलब प्रैक्टिकली आप क्या समझते हैं? कितना भीड़ है, कितना क्राउड है। किसी बॉडी पर कम चार्ज रह सकता है, उसी बॉडी पर अगर ज्यादा चार्ज रहेगा तो कम चार्ज रहेगा तो कम डेंसिटी, और ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा डेंसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चार्ज की डेंसिटी कितनी है किसी भी बॉडी पर, इसी टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है क्या? लैम्डा। और कहता है क्या कि ये जो डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी, पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लीनियर बॉडी। कि किसी भी लीनियर बॉडी के यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। मान लीजिए क्या कि अपने पास एक लीनियर बॉडी है, और इस लीनियर बॉडी के बारे में आपको गिवन ये है कि इस लीनियर बॉडी का लेंथ है L, और इस पर चार्ज जो है सो Q रखा हुआ है। इस पर चार्ज Q रखा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का? अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका, ये क्या कहा है? तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, और बाय क्या? तो टोटल लेंथ। क्या है डिफाइंड आपका? ये कह रहा है क्या कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी को मेरे भाई लैम्डा लिखते हैं, तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कितना है, और इस बॉडी का पूरा लेंथ कितना है, यही चीज क्या हो जाएगा आपका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देखना कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या होगा? स्केलर वेक्टर का बात करें तो क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? इन सारे चीजों पर हम लोगों को डिस्कस करना है। आप बताएं मुझे कि चार्ज वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। लेंथ वेक्टर है कि स्केलर है? और जब दो स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब क्या कि जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? इज एन कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और भाई साहब अगर स्केलर क्वांटिटी है तो दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे क्या कि इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ये ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का? SI यूनिट का, तो SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर बात करेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा, तो ध्यान देना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हम लोग लैम्डा लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? Q बाई कितना? चार्ज का यूनिट क्या होता? कूलॉम होता। और लेंथ का यूनिट क्या होता? मीटर होता। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम पर मीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्या? SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलॉम पर मीटर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अगर कोई आपसे बोले कि भाई साहब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ध्यान देखना कि अगर हमसे कोई पूछे क्या कि डायमेंशन किसका?
तो डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी का, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात किया जाए तो डायमेंशन का देखो कि लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, क्यू बाई एल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चार्ज का डायमेंशन आपको पता है, चार्ज का डायमेंशन कितना होता और नीचे में कितना है। तो ये बात बताओ कि इसमें मास नाम का कोई चीज है क्या, लेंथ नाम का कोई चीज है क्या, कितना पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम नाम का कोई चीज है क्या, कितना पावर, और करंट नाम का कोई चीज है क्या, यही हो जाएगा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन। अब देखिए कि अगर हमको किसी भी बॉडी पर चार्ज बांटना है तो हम दो तरीके से चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि मेरा मन किया कि हम यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज रख दिए और मेरा मन किया कि हम इधर बहुत कम चार्ज रखे और इधर फिर से हम क्या किए, बहुत ज्यादा चार्ज रख दिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर दूसरा तरीका आप देखिए तो इस बॉडी पर हर जगह हम क्या करें, एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अब से मैं जब भी यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आपसे बोलूं तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था पहले, हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर जगह एक जैसा चार्ज, इसका मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अगर हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे तो हम कहीं से भी लेंथ उठाएं, मान लो क्या कि अपने पास एक बहुत बड़ा ये 100 मीटर का रॉड है और इस 100 मीटर के रॉड पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है हर जगह पर, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुम जरा सा मुझे बताओ कि अगर हम कहीं से इसमें हम 1 मीटर का लेंथ काटें, कहीं से अगर हम 1 मीटर का लेंथ काटें तो जो चार्ज का अमाउंट मिलेगा वो एक जैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। मतलब हर जगह मैंने एक जैसे बिछा के रखे हुए हैं। अब मैं कहीं से भी 1 मीटर का रॉड काट लूं तो उस पर जितना चार्ज रहेगा अगले 1 मीटर पर भी उतना ही चार्ज रहेगा, अगले 1 मीटर पर भी उतना ही चार्ज। मतलब हर यूनिट लेंथ पर चार्ज का वैल्यू कैसा है, एक जैसा है। कब, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब। तो हम लोग यहां से पॉइंट क्या लिखेंगे, हम लोग यहां से पॉइंट लिखेंगे क्या कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे तो द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका, द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, हर जगह कैसा होगा, एक जैसा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान लो क्या कि हम ये डंडा लिए और इस डंडा पे क्या करें ना, 1-1 रुपए का सिक्का सजा के रखे यहां से यहां तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम मान लो कि 10 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर मानेंगे इस डंडे के लिए। तो कहीं से भी हम 1 मीटर का डंडा उठाएंगे तो सेम रुपया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं से भी 1 मीटर का निकालेंगे तो सेम रुपया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर हम यूनिफॉर्म चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं तो इसके हर एक मीटर में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो कितना होगा। और प्रत्येक मीटर में हम लोग अगर चार्ज का बात करते हैं तो इसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज होता है इसी को क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम चार्ज हर जगह एक जैसा बांटे हुए हैं तो हर जगह पर हर यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज का अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और इसी चार्ज के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी भी लेंथ के लिए बात करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन शर्त क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूं कि इसमें बीच में खाली छोड़ दूं, कहीं पर 3-3 लेयर का पैसा लगा दूं, कहीं पर 2-2 लेयर का पैसा लगा। अब हर एक यूनिट लेंथ में अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना है क्या कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसी समय में केवल जो है सो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। 2 वर्ड याद रखना है क्या कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और तब जो है सो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत है इसमें,
ये था क्या आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से एक दूसरा टर्म आता है आपके पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नाम से ही क्लियर होगा क्या कि इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस, कि अगर एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 डायमेंशनल सरफेस, रेक्टेंगुलर सीट है, सर्कुलर सीट है, रैंडम किसी शेप में सीट है, अगर ऐसे सीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको एक टर्म आता है, जिस टर्म का नाम क्या है, जिस टर्म का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में ध्यान देना कि अगर 1 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका केवल लेंथ होगा, और अगर सरफेस है तो सरफेस का क्या होगा, एरिया। अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो अगर हम लोग 1 डायमेंशन बॉडी के लिए बात करते थे, लीनियर बॉडी के लिए, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बात करते थे। अगर सरफेस के लिए बात करेंगे तो यहां पर हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया बात करेंगे। इसको सिग्मा सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल है ये सिग्मा इसको बोला जाता है, ठीक ना। सिग्मा तुम लोग 10वीं क्लास में ये वाला भी पढ़े हुए होंगे, ठीक ना। आगे एक और पढ़ोगे, लेकिन इस सिंबल को भी क्या बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता। अब देखिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको क्या कहेगा, कि कहेगा क्या कि ये जो डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मेरे भाई हम लोग बात करें किस चीज का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हमको लिखना पड़ेगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हमको लिखना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कि ये जो डिफाइंड है ये कैसे, तो टोटल चार्ज ऑन अ सरफेस, टोटल चार्ज ऑन सरफेस बाय पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सरफेस, की उस सरफेस का एरिया कितना है। मान लीजिए क्या कि अपने पास रेंडमली एक कोई सा सरफेस है और इस सरफेस के बारे में ये गिवन है कि इसका एरिया है कितना, ए, और इस पर चार्ज क्यू जो है सो क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और जब चार्ज क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इस पर अगर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे, क्यू बाई कितना। अब जरा सा ये बताओ कि चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, एरिया वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है। अगर दोनों स्केलर है कहोगे सर एरिया तो एकदम कंफ्यूज करके रख दिया। केवल 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 जब फ्लक्स निकालना रहे उस समय में एरिया को कैसा लेना है, बाकी हर समय एरिया को कैसा। तो जब भाई एरिया स्केलर है और चार्ज स्केलर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, स्केलर होगा। इसका यूनिट अगर लिखना हो तो देखो ये चार्ज है क्या होगा, कूलॉम, और ये एरिया है इसका यूनिट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि ये बताओ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज एन कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है मेरे भाई तो तुम सीधा सीधा बात जानोगे क्या कि अगर इसके एसआई यूनिट का हम लोग बात करें, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। क्यों कि ऊपर में चार्ज है जिसका यूनिट कूलॉम होता है और नीचे में एरिया है जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन का बात करें अगर किस चीज का, तो डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का,
तो देखो कि जो सिग्मा का डायमेंशन होगा वही क्यू बाय ए का डायमेंशन होगा। क्यू का डायमेंशन आप लोग जानते हैं कितना, और एरिया का डायमेंशन कितना होता है L2। क्यों कि अगर रेक्टेंगल लिखना है तो क्या लिखोगे L इंटू लेंथ भी लेंथ है और ब्रेथ भी क्या है, तो क्या लिखोगे L2। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा L2। अब जरा सा ये बताइए कि इसके डायमेंशन में मास नाम का कोई चीज है क्या, किलोग्राम ग्राम पाउंड ये सब कहीं दिख रहा है क्या, लेकिन आपको लेंथ का डायमेंशन नीचे 2 दिख रहा है, तो ऊपर कितना, टाइम कितना और करंट कितना। ध्यान देना ये ए जो है ये क्या है करंट के लिए, और यहां पर जो ए है वो किसके लिए, एरिया के लिए। इस पर ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि जैसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता था हर जगह पर, वैसे ही अगर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज रहे तो वो भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ऐसे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं धूप में अनाज वगैरह सुखाते हैं, और अनाज वगैरह सुखाते हैं तो मान लो कि कहीं पर बहुत ज्यादा डाल दो और कहीं पर बहुत कम डाल दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हर जगह एक जैसा रहे तो कैसा होगा। अब हम कहीं से अगर यूनिट एरिया में से हम अनाज उठाएंगे तो इक्वल अमाउंट में अनाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हर जगह एक जैसा निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां पर भी आपको ये बात ध्यान में रखना है क्या कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहे यूनिफॉर्म रहे, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। आप देखिए कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात किए तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बोले, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया बोले। इसी तरीके से अगर हम लोग तीसरा बात करेंगे किस चीज का, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो तुम सीधे सीधे समझ जाओगे कि नहीं कि अगर चार्ज क्या हो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर चार्ज डेंसिटी अगर लिखते थे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया का मीटर स्क्वायर होता था, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम वेक्टर है कि स्केलर। तो अगर चार्ज भी स्केलर है और वॉल्यूम भी स्केलर है तो ये डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, यूनिट लिख लोगे कि नहीं, डायमेंशन लिख लोगे कि नहीं। जरा सा कॉपी निकाल के लिख के दिखाओ, देखें प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, इस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को सिंबल रो से डिनोट किया जाता है। ये पी को थोड़ा स्टाइल मार के लिख देंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, रो, रहो नहीं रो। चलिए लिखिए,
हेलो, अब आ रही है? चलो देखो, क्या बोल रहे थे कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे कि इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम ऑफ अ 3D बॉडी, की किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के पूरे वॉल्यूम पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है क्या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का, तो क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज होगा उसे ही क्या बोला जाएगा? उसे ही क्या बोला जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में देख लो कि एक 3 डायमेंशनल बॉडी कोई सा भी कंसीडर करो। अब ध्यान देना कि ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का बहुत यूज नहीं आना है, लेकिन अगर जरा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर काम का बात क्या कि अगर ये कंडक्टिंग बॉडी रहेगा तो कंडक्टिंग बॉडी पर मैं तुमको सिखाया हूं कि सारा चार्ज धीरे धीरे उसके सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी अपने से होकर के चार्ज का मूवमेंट क्या करता है? अलाउ करता है। तो अगर ये मेटल का बॉडी रहे, कंडक्टिंग बॉडी रहे, और मान लो कि इसके सेंटर पे हम क्या करें कि ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज डाल दें, तो सेंटर पर अगर हम ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे तो इस सारे पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? रिपल्सन होगा। और ये ऐसा बॉडी है कि ये अपने से चार्ज के मूवमेंट को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। तो ये चार्ज धीरे धीरे दूर जाएगा, लेकिन सरफेस पर जाकर के क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी कंडक्टिंग बॉडी रहे तो उसका सारा चार्ज सरफेस पर रहता है, बीच में रहता ही नहीं है। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज का बात करें, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है, इसका मतलब जरूर ये कैसा बॉडी होगा? नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉन कंडक्टिंग बॉडी का मतलब क्या? लकड़ी होगा, प्लास्टिक होगा, ये सब चीज होगा। अब इस बॉडी पर अगर हम इसके पूरे वॉल्यूम पर क्या किए हैं? चार्ज डाल दिए हैं, और इसके पूरे वॉल्यूम पर अगर चार्ज है तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसको आपको ऐसे समझना है तो आप सोचिए क्या कि आप कभी गोली गोली खेले हैं कंचा? तो कंचा को स्टोर करके कैसे रखते हैं? किसी डब्बा में। तो वही मान लो कि ये वाला डब्बा है ये, और इसमें जो चार्ज है वो है क्या? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है। अब देखो कि कंचा भरा हुआ है तो पूरे डिब्बे में एक जैसा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? तो ये कहता क्या है कि तुम्हारा जो चार्ज डेंसिटी है ये कैसे डिफाइंड है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में आपसे कहता है क्या कि ये जो आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है भाई? तो ये है क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसका मतलब रो इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू बाई कितना? भी। अब जरा सा ध्यान देना कि चार्ज वेक्टर की स्केलर, वॉल्यूम वेक्टर की स्केलर, इसका मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो क्या लिखेंगे कि ये जो है ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के बाद अगर हम लोग एसआई यूनिट लिखेंगे तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट ऑफ रो इज कूलॉम्ब। कूलॉम्ब पर वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। अगर हमको डायमेंशन लिखना हो, अगर हमको डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे? इधर रो का डायमेंशन और इधर किसका डायमेंशन? क्यू बाई क्यू का डायमेंशन तुमको पता है कितना, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना? बताओ इसमें मास नाम का कोई चीज? लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन। और अब अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों? कि आपने जो डब्बे में कंचे भरे हुए हैं वो सारे कंचे हर जगह पर क्या है? तो कहीं भी हम यूनिट वॉल्यूम में से निकालेंगे तो नंबर ऑफ कंचा कैसा होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम बात करें किसके लिए
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर बात करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ रो होगा, द वैल्यू ऑफ रो, ये क्या होगा, ये कैसा होगा, कांस्टेंट। देखो कि ये तीनों टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो, तीनों एक ही पैटर्न पे बेस्ड है। तो इस तीनों चीज को हम लोग याद रखने के लिए कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कंक्लूड करने के लिए आपको मैं एक पेज एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूं, और इस एक्स्ट्रा पेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में बांट दे रहे हैं। 3 पार्ट में बांट रहे हैं, तो इधर हम लोग बात करेंगे किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इधर हम लोग किसका बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इधर हम लोग किसका बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और इधर हम लोग किसका बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद किसका, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे तो भाई सबसे पहला बात कि इसको जिस सिंबल से यूज करते हैं ये क्या है, इसको जिस सिंबल से यूज करते हैं वो क्या है, और इसको जिस सिंबल से यूज करते हैं वो क्या है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर हमको लैम्डा लिखना है तो क्या लिखना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखना है। अगर आपको सिग्मा लिखना है तो सिग्मा क्या लिखना है, चार्ज पर यूनिट एरिया लिखना है। अगर आपको रो लिखना है तो क्या लिखना है, चार्ज पर यूनिट क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। भाई साहब जरा सा ध्यान देना कि अगर इसका एसआई यूनिट लिखना है तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, चार्ज का यूनिट क्या और लेंथ का यूनिट क्या। अगर इसका एसआई यूनिट लिखना है तो चार्ज का यूनिट क्या, कूलॉम, और एरिया का यूनिट क्या। और अगर इसका एसआई यूनिट लिखना है तो चार्ज का यूनिट क्या और वॉल्यूम का यूनिट क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सारा का सारा जो है एक बार में कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी कैसा क्वांटिटी है, ये भी कैसा क्वांटिटी है। और जब भी कोई भी क्वांटिटी स्केलर है इसका मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी, इसको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन द्वारा जोड़ा जा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना कि सब में मैं बोला हूं क्या, सब में एक ही साथ में क्या बोला हूं कि एक ही साथ में बोला हूं सब में क्या, कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपका वैल्यू होगा किसका, वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ रो, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी। इतनी बातें आपके जानकारी में आई कि नहीं आई, इतनी बातें आपके जानकारी में आई। अब मैं आपसे 2 मिनट 3 मिनट का और समय लूंगा और हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में। मैं आपको एक बार रिकैप करवा दूं कि आपको मैं बोला था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एनालिटिकल मेथड सिखाया था, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि पॉकेट में हमेशा क्या रखो, टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज क्या है, एक बहुत छोटा चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं तुमको क्या बोला था कि अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो मान लो क्या कि कोई पॉइंट चार्ज है अपने पास, क्या बात नहीं करिए, कोई पॉइंट चार्ज है कितना, Q, और इस Q पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर आपको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो मैं आपको क्या बोला था भाई कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे, पॉकेट से क्या करिए, टेस्ट चार्ज निकालिए और टेस्ट चार्ज को वहां पर रख दीजिए। कूलॉम्स लॉ से आप क्या करिए, फोर्स निकालिए। जरा सा ध्यान से देखना कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा कि नहीं रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये फोर्स अगर हमको F निकालना है
तो F कितना लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। ये था क्या कूलॉम्स लॉ, है कि नहीं। फिर ये था क्या आपका कूलॉम्स लॉ। और इसी कूलॉम्स लॉ में अगर हम लोग बात करते थे किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ध्यान देना, अगर बात करते थे हम लोग किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये मैंने तुमको क्या बताया था, ये क्या लिखो, ये लिखते थे हम लोग क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जरा सा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखते थे, फोर्स पर यूनिट। तो जरा सा ये बताओ कि फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते थे, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो फोर्स कितना लग रहा है और कितने चार्ज पे, Q0 चार्ज पे। इसी को ये बात बताओ कि F इंटू 1/Q0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फोर्स जो है तुम्हारा ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई कितना और इंटू कितना Q0 से Q0, और अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचता था वो कितना बचता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना, ये निकालते थे किस चीज से, कूलॉम्स लॉ से। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण आपको गॉस लॉ से निकालना पड़े, तो गॉस लॉ से निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अगले दिन सिखाऊंगा। और उससे पहले गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, एक क्लोज सरफेस की। जो हमेशा क्लोज सरफेस अपने को दिया हुआ नहीं होता है, तो हम क्लोज सरफेस अपने मन से बनाते हैं। और इस क्लोज सरफेस का टेक्निकल नाम क्या देते हैं, गसियन सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, गसियन सरफेस। और गसियन सरफेस के बारे में मैंने 3 बात आपको पहले से बताई है, और चौथा बात मैं आज उसमें ऐड करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा क्या, कि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या लेना है, आपको एक गसियन सरफेस कंसीडर करना है। और जो ये आपका गसियन सरफेस होगा, इसके बारे में आज 4 पॉइंट, जिसमें 3 पॉइंट तो पहला ही है क्या, कि इट इज एन कैसा है, इमेजिनरी सरफेस है। क्या, कि हमको हमेशा पता नहीं होता, हमको हमेशा क्लोज सरफेस नहीं दिया हुआ होता है, तो हम अपने मन से क्या करते हैं कि क्लोज सरफेस मानते हैं। और इसी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गसियन सरफेस। इस गसियन सरफेस के बारे में दूसरी बात क्या होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम, इट शुड बी क्लोज्ड। इसको क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और क्लोज सरफेस मतलब हर जगह से क्लोज रहेगा, कहीं से भी लीकेज। तीसरा बात मैं आपको क्या बोला था, कि इट शुड बी सिमेट्रिक। इसको क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या, अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, अगर चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अबाउट इसको क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अगर पॉइंट रहे, ध्यान देना, अगर पॉइंट चार्ज रहे तो पॉइंट के सिमेट्रिक क्या लिखोगे, स्फीयर बनाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई लीनियर बॉडी है तो लीनियर बॉडी के सिमेट्रिक क्या बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे। ये 3 पॉइंट तो मैंने पहले से भी रटवाए थे। अब चौथा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गसियन सरफेस जो है मस्ट बी पासेस थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से निश्चित रूप से गसियन सरफेस को पास करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट आपको गसियन सरफेस के बारे में हमेशा याद रहे। पहला पॉइंट कि एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम केवल मन में मानेंगे।
दूसरी बात क्या कि ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तीसरी बात क्या कि इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या चार्ज के अबाउट भी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट भी इसको क्या होना चाहिए, जैसे पॉइंट के सिमेट्रिक क्या होगा, स्फीयर होगा, स्फीयर के सिमेट्रिक क्या होगा, स्फीयर होगा, वायर के सिमेट्रिक क्या होगा, सिलेंडर, सिलिंड्रिकल ही है तो सिलेंडर के सिमेट्रिक क्या होगा, सिलेंडर ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और चौथा पॉइंट इसमें मैं क्या बोला कि गसियन सरफेस को उस बिंदु से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग अगले दिन से गॉस लॉ का एक एक करके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। 3-4 आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा, अगर आपका मन होगा तो कुछ एडवांस लेवल का भी मैं आपको दिखाऊंगा और चीजें धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगी। तो भाई साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि गॉस लॉ से लेकर के नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर के और आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको वो मैंने बहुत टाइम दे करके पढ़ाया है, रिवीजन करवा के पढ़ाया है। उतना चीज आप रिवाइज करके आएंगे तो अगले दिन हम लोग सीधे हेडिंग लगाएंगे क्या, पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ का यूज किस लिए किया जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पहले इतना लंबा चौड़ा मेथड से निकालते थे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको दिखाएंगे कि गॉस लॉ का यूज करके हम लोग कितना आसानी से निकालते हैं और चीजें आपके समझ में एकदम आएगी। आज का लेक्चर बहुत ही आसान सा लेक्चर था जिसमें सारी बातें एक पैटर्न बेस्ड थी, एक याद हो गया तो सारा याद हो गया, ठीक ना। चलो काफी आज के लिए।